मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट की। बस मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए आंख कान खोल के। सबसे पहले 4 बड़ी खबरें। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई के शिवाजी पार्क में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 59 साल के उद्धव शिवसेना के तीसरे और राज्य के 18वें सीएम हैं। उद्धव के शपथ ग्रहण समारोह में उनके चचेरे भाई राज ठाकरे, उद्योगपति मुकेश अंबानी समेत कई बड़ी हस्तियां जुटी। पश्चिम बंगाल में 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। विधानसभा उपचुनाव में टीएमसी ने बीजेपी को भारी मतों से हराकर तीनों सीटें जीत ली। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कार्यकाल 3 साल की बजाय सिर्फ 6 महीने बढ़ाने की मंजूरी दी है। इन 6 महीनों के दौरान इमरान सरकार को सेना प्रमुख की सेवा विस्तार से जुड़ा कानून बनाना होगा। और मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती दिग्गज गायिका लता मंगेशकर की तबीयत बेहद गंभीर बनी हुई है। 90 साल की लता मंगेशकर को सांस लेने में तकलीफ के बाद 11 नवंबर को भर्ती कराया गया। पश्चिम बंगाल के उपचुनाव में टीएमसी की जीत पर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है। पश्चिम बंगाल उपचुनाव में टीएमसी की जीत के बाद आसनसोल में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पटाखे छोड़कर जश्न मनाया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए बम को जवानों ने बरामद करने के बाद मौके पर डिफ्यूज कर दिया। असम के गुवाहाटी में एक आर्मी कैंप में हाथी घुस गया, जिसके बाद कैटरिंग एरिया में हाथी ने टेबल और कुर्सियां तोड़ दी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस पर फायरिंग करने के बाद भाग रहे अपराधियों को पुलिस ने नदी किनारे घेर लिया, जिसके बाद 2 अपराधी हाथ उठाकर सरेंडर करते नजर आए। आजा खड़े हैं, बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। यूपी के मुरादाबाद में कुछ स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर एक बस की छत पर चढ़े और बस के पीछे लटककर सफर करते नजर आए। यूपी के बरेली में अंतरजातीय प्रेम विवाह करने के बाद एक प्रेमी जोड़े ने वीडियो जारी कर पुलिस से मदद की गुहार लगाई। मैं नेहा सिद्दीकी छत्तीसगढ़ से। यूपी के बरेली में अंतरजातीय प्रेम विवाह करने के बाद एक प्रेमी जोड़े ने वीडियो जारी कर पुलिस से मदद की गुहार लगाई। मैं नेहा सिद्दीकी छत्तीसगढ़ से। मैंने तंजील अहमद से निकाह कर लिया है और मैं बालिग हूँ। मुझे अपना अधिकार लेने का पूरा हक है और मेरे ससुराल वालों को तंग करना छोड़ दो पापा। ना कोई जेवर ना कोई पैसा लेकर आई हूँ मैं। गुजरात के जूनागढ़ में गिर के जंगलों में सैलानियों की जिप्सी के पास एक शेर आ गया, जिसके बाद सैलानी उसकी तस्वीरें लेने लगे। उत्तराखंड के मसूरी में बग्वाल त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान ग्रामीण ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर थे। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी के बाद केदारनाथ में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। अमेरिका के टेक्सास में एक केमिकल प्लांट में जोरदार धमाके के बाद भीषण आग लग गई। इस दौरान आसमान में आग की ऊंची लपटें दिखाई दी और काले धुएं का गुबार भी नजर आया। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए हैं। 6:40 पर उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और अब वो सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे हैं, जहां पर दर्शन कर रहे हैं भगवान सिद्धिविनायक। आशीर्वाद लेने के लिए मुख्यमंत्री बनने के बाद उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे। इससे पहले उनके बेटे आदित्य ठाकरे पहुंचे थे सिद्धिविनायक मंदिर, जब ये तय हो गया था कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और अब मुख्यमंत्री बनने के बाद उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और पूरा ठाकरे परिवार सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचा। यहां पर बप्पा का आशीर्वाद लिया और हाथ जोड़कर बप्पा का शुक्रिया अदा किया। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं उद्धव ठाकरे, उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे, बेटे तेजस और आदित्य ठाकरे नजर आ रहे हैं। और जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे थे वो उस वक्त की है जब उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। 2 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली उद्धव ठाकरे ने और दूसरी तस्वीर
महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के बाद ठाकरे परिवार का पहला ऐसा सदस्य जो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना है। उद्धव ठाकरे अपने पूरे परिवार के साथ गणपति बप्पा को शुक्रिया करने, हाथ जोड़ने, दर्शन करने मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे हैं और यहां पर पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की है उद्धव ठाकरे ने। तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तस्वीर शपथ लेने की और दूसरी तस्वीर बप्पा का शुक्रिया अदा किया है उद्धव ठाकरे ने। मत्था टेका बप्पा के सामने उनके दर पर और हाथ जोड़कर प्रार्थना की है। पूरे परिवार के साथ उद्धव ठाकरे अब ऑफिशियली महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और शुक्रिया अदा करते हुए बप्पा को। महाराष्ट्र में अब ठाकरे राज की शुरुआत हो चुकी है। एक वक्त था जब मातोश्री सत्ता का केंद्र हुआ करता था, लेकिन अब उसी सत्ता में उद्धव ठाकरे की एंट्री हो गई, क्योंकि अब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। आज उद्धव ठाकरे के साथ 6 और मंत्रियों ने भी शपथ ली है और अपने पूरे परिवार के साथ उद्धव ठाकरे सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे हैं। तो एक तस्वीर उद्धव ठाकरे की शपथ की, वो शपथ जो उन्होंने महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के लिए ली है, और दूसरी तस्वीर है प्रभु के सामने, बप्पा के सामने हाथ जोड़कर उनकी भक्ति को दिखाती हुई सिद्धि विनायक मंदिर दर्शन करने के लिए उद्धव ठाकरे पहुंचे। संभवतः वो बप्पा से यही आशीर्वाद मांग रहे होंगे कि सरकार स्थिर रहे, पूरे 5 साल सरकार चले, क्योंकि आज कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी तय किया है और उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं, जैसे किसानों के तुरंत कर्ज माफी की बात उन्होंने की है, 10 रुपए में भरपेट भोजन देने की बात उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी ने की है। और ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है टेलीविजन स्क्रीन पर। शपथ की तस्वीर, दर्शन की तस्वीर और जश्न की तस्वीर, खुशी की तस्वीर। ये तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, शिव सैनिकों ने जश्न मनाया है। उद्धव ठाकरे जैसे ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, आतिशबाजी कर, पटाखे जलाकर शिव सैनिक जश्न मनाते दिखे। तो महाराष्ट्र में ठाकरे राज का आगाज हो गया। मुंबई के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इस तरह 2 दशक बाद बाल ठाकरे का घर मातोश्री एक बार फिर से सत्ता का केंद्र बन गया। शिवाजी पार्क के भव्य आयोजन में उद्धव ठाकरे को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शपथ दिलाई। उद्धव ठाकरे ने अपनी शपथ की शुरुआत छत्रपति शिवाजी का नाम लेकर की और मराठी में पद और गोपनीयता की शपथ ली। ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं, क्योंकि ये पहली बार है जब ठाकरे परिवार से कोई मुख्यमंत्री का पद संभाल रहा है। और उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने पर शिवसेना का जोश हाई है। शिवसेना छत्रपति शिवाजी को आदर्श मानती है और उसकी मराठी राजनीति भी मराठी अस्मिता से ही जुड़ी हुई है। इसीलिए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले उद्धव ठाकरे ने शिवाजी को नमन किया, उनका आशीर्वाद लिया। मुंबई के शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे पूरी श्रद्धा के साथ शिवाजी की मूर्ति के सामने झुके, उन्हें प्रणाम किया। शिवाजी को प्रणाम करने के बाद उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए आगे बढ़े। तस्वीरें देखते रहिए। शपथ ग्रहण की शुरुआत भी उन्होंने शिवाजी के नाम से ही की है। शिवाजी पार्क में शिवाजी के आशीर्वाद के साथ और शिवाजी के नाम के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ली उद्धव ठाकरे ने। महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी की महाविकास आघाड़ी के नेता के रूप में उद्धव ठाकरे अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। खास बात यह है कि ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ मराठी में ली। उद्धव को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री के लिए पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी
ममत्व भाव किंवा अकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। शपथ ग्रहण के बाद उद्धव ठाकरे मंच पर सामने आए और हाथ जोड़कर सामने बैठे लोगों का अभिवादन किया और इसके बाद मंच पर घुटनों के बल बैठकर लोगों को नमन किया। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री बने हैं और शिवसेना की ओर से वो तीसरे मुख्यमंत्री हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे विधानसभा के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, इसलिए 6 महीने के अंदर उन्हें किसी सदन का सदस्य बनना होगा। उद्धव ठाकरे के साथ साथ शिवसेना की ओर से एकनाथ शिंदे और सुभाष देसाई ने मंत्री पद की शपथ ली, जबकि एनसीपी की ओर से जयंत पाटिल और छगन भुजबल ने मंत्री पद की शपथ ली। कांग्रेस की ओर से बालासाहेब थोराट और नितिन राउत ने शपथ ली। दिलचस्प बात यह है कि शिवसेना के नेताओं ने जहां शपथ से पहले उद्धव ठाकरे का नाम लिया, वहीं एनसीपी के नेताओं ने शरद पवार का नाम लिया। कांग्रेस की ओर से मंत्री बने बालासाहेब थोराट और नितिन राउत ने सोनिया गांधी का नाम लिया। तीनों पार्टियों की मिलीजुली सरकार में मंत्री पद का बंटवारा हो चुका है, लेकिन फिलहाल 6 मंत्रियों ने ही शपथ ली है। आगे मंत्रिमंडल विस्तार में दूसरे नेताओं को शपथ दिलाई जाएगी। महाराष्ट्र में बड़े सियासी घमासान के बाद 3 पार्टियों की यह सरकार वजूद में आई है। हैरत की बात नहीं है कि उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जश्न का माहौल नजर आया। तीनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने नई सरकार के शपथ पर जमकर जश्न मनाया। आतिशबाजी हुई और आकाश रंग बिरंगी रोशनी से आतिशबाजी से भर गया। वहीं गीत और संगीत ने भी इस दौरान समा बांध दिया। नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ताओं ने इस लम्हे को ऐतिहासिक बना दिया। शिवाजी पार्क में शपथ ग्रहण समारोह के लिए शिवसेना की ओर से जबरदस्त तैयारी की गई थी। मैदान में बनाए गए बड़े मंच पर राजनीति के दिग्गज मौजूद थे। हालांकि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी समारोह में नहीं पहुंची, लेकिन कांग्रेस के दूसरे दिग्गज नेता इस समारोह में मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और अहमद पटेल इस कार्यक्रम में शरीक हुए। दूसरी विपक्षी पार्टियों के दिग्गजों के आने की भी चर्चा थी, लेकिन यहां कर्नाटक जैसा शक्ति प्रदर्शन नहीं हुआ। फिर भी तीनों पार्टियों के आला नेताओं की मौजूदगी शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण के दौरान देखी गई। और इस मौके पर उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे भी मौजूद रहे। शिवसेना से अलग होकर राज ठाकरे ने अपनी नई पार्टी बना ली, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सियासी तनातनी के बावजूद दोनों भाइयों के रिश्ते बरकरार रहे। उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण समारोह के लिए खास तौर पर राज ठाकरे को न्योता दिया गया था और राज ठाकरे इसमें शामिल भी हुए। उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण समारोह में एनसीपी प्रमुख शरद पवार को स्टेज पर खास जगह दी गई थी। जब एनसीपी के विधायक दल के नेता चुने गए जयंत पाटिल ने शपथ ली, तो उससे पहले उन्होंने अपनी पार्टी के मुखिया शरद पवार का नाम लेकर उन्हें प्रणाम किया, जिसके बाद एनसीपी की ओर से पूर्व उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल ने शपथ ली। इस दौरान उन्होंने भी शरद पवार और उद्धव ठाकरे को प्रणाम करके शपथ की शुरुआत की। शपथ लेने के बाद उन्होंने जय ज्योति और जय क्रांति का नारा भी लगाया। महाराष्ट्र में 3 पार्टियों की सरकार बनाने में शरद पवार की भूमिका बेहद अहम रही है। वैचारिक रूप से अलग शिवसेना को समर्थन देने के लिए उन्होंने ही कांग्रेस को तैयार किया और बीजेपी से अलग होकर शिवसेना ने सरकार बनाई और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना मिलकर जिस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सरकार चलाएंगे, उस कार्यक्रम की भी घोषणा कर दी गई। कॉमन मिनिमम कार्यक्रम में सबसे पहले किसानों के मुद्दे को प्राथमिकता दी गई है। जो किसान बेमौसम बरसात और बाढ़ की मार झेल रहे हैं, उनको तुरंत राहत देने की बात कही गई है। किसानों के लिए तुरंत कर्ज माफी की घोषणा की जाएगी और फसल बीमा योजना में बदलाव किया जाएगा। राज्य की सरकारी नौकरियों में खाली पड़े सभी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया को तुरंत प्रभाव से शुरू कर दिया जाएगा। राज्य में 80% नौकरियां स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़े वर्ग की लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जाने की बात कही गई है। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए तालुका स्तर के अस्पतालों में 1 रुपया क्लिनिक खोला जाएगा, जहां पर सभी पैथोलॉजी टेस्ट हो सकेंगे। सबसे अहम बात यह है कि अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन को खत्म करने के लिए योजनाएं बनाने की बात भी कही गई है। और आम आदमी को राज्य में सिर्फ 10 रुपए प्रति प्लेट की दर से सस्ता, साफ और पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराए जाने का दावा भी इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में किया गया है। इसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो तय हुआ है, इसमें महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के नाम से सरकार काम करेगा। इसमें भारतीय संविधान के प्रति
जो तत्व और मूल्य है उसके अनुसार ये आघाड़ी सरकार, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी काम करेगी। इसमें भारतीय संविधान में जो मूल्य और तत्व है ये केंद्र स्थानीय होंगे। ये मुद्दे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ये सभी समाज घटक, सभी जाति पाति के लोग, सभी भाषा, प्रांत, सभी इसमें सबको साथ में लेकर आगे चलेगी। इसमें कोई भेदभाव, धर्म, इसमें धर्म, जाति, भाषा, प्रांत सभी लोगों को साथ में लेकर चलेगी और इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था हमारी निचले स्तर पर जा रही है, उसके बावजूद जो बेरोजगारी है, किसानों की जो अड़चने हैं, जो नुकसान हुआ है बाढ़ से, बारिश से, और वो नुकसान है, किसान जो है तकलीफ में है। ये जो आम आदमी है, सामान्य मानुष और किसान, इनको केंद्र स्थानीय रखकर ये सरकार आगे बढ़ेगी। यूपी में बस पलटने से 4 लोगों की मौत हो गई। यूपी के कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टायर फटने से एक बस बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से 20 देसी कट्टों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यूपी के बहराइच में टायर फटने से चलते ट्रक में आग लगने के बाद ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई। मध्य प्रदेश के हरदा में मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से गोरखपुर जाने वाली गोदान एक्सप्रेस में एक रेल यात्री को चाकू मारकर उससे लूटपाट की गई। यूपी के चंदौली में एक तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के भोपाल में जीआरपी थाना प्रभारी दुष्यंत जोशी के नाम पर एक केस को रफा दफा करने के नाम पर एक पुलिसकर्मी का आरोपी की पत्नी से पैसे लेने का वीडियो सामने आया है। आप मुझसे ये कल जेल चले जाए ना, मुझसे ब्याज पे पैसा ले लेना, ठीक है ना? कल ये जेल चले जाए, मुझसे ब्याज पे ले लेना, मगर उनकी रकम में से पैसा मत मांगो, मैं अपनी जेब से दे दूंगा आपको। मेरा टीआई ले रहा, कोई टीआई ले रहा, ऐसा कोई पैसा नहीं है तो मेरा टीआई काम ले लेना। यूपी के अलीगढ़ में गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर हुए विवाद में कुछ दबंगों ने एक किसान को पीट कर मौत के घाट उतार दिया और उसके पैसे छीनकर फरार हो गए। यूपी के मुरादाबाद में दिल्ली लखनऊ हाईवे 24 पर एक सिपाही रेत लदी हुई बैलगाड़ी लेकर जाता हुआ दिखा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। पीटकर मौत के घाट उतार दिया और उसके पैसे छीनकर फरार हो गए। यूपी के मुरादाबाद में दिल्ली लखनऊ हाईवे 24 पर एक सिपाही रेत लदी हुई बैलगाड़ी लेकर जाता हुआ दिखा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। कोलंबिया की सरकार की तरफ से आयकर में राहत की घोषणा के बावजूद देश के कई शहरों में सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक अपनी फोटोशॉप तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो बॉक्सर के रूप में नजर आ रहे हैं। और फिलहाल इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की शपथ के बाद जहां पर शपथ हुई थी वहां हादसा हो गया है। मंच पर लोगों की भारी भीड़ थी, जिस वजह से वहां पर एक बैरिकेड टूट गया है, पर्दे और बल्लियां जिसके बाद लोगों पर गिर गई हैं। उद्धव की शपथ के बाद हुए इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले ही शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, लेकिन फिलहाल खबर यह मिल रही है कि वहां पर मंच टूटने के बाद हादसा हुआ है और इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। वहां पर पूरी तरह से मंच को तैयार किया गया था, बांस बल्लियों का इस्तेमाल किया गया था। मंच टूटा और ये बांस बल्लियां मंच पर मौजूद कई लोगों पर गिर गई, जिसमें जो लोग वहां पर मंच पर मौजूद थे, इस कार्यक्रम में मौजूद थे, उनमें कई लोगों को चोटें आई। बड़ी खबर इस वक्त की, इस वक्त तस्वीर आप देख सकते हैं कि शिवाजी पार्क है जहां पर हादसा हुआ है, लेकिन चूंकि सुरक्षाकर्मी वहां पर थे तो फौरन स्थिति को काबू में कर लिया गया। इस हादसे के बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। रात की बात यह है कि किसी को ज्यादा चोट नहीं आई है, कुछ लोग घायल जरूर हुए हैं। प्याज की महंगाई ने लोगों के आंसू निकाल दिए हैं। सप्लाई की किल्लत के चलते जहां सरकारी वेंड्स और वैन में सस्ते प्याज की बिक्री बंद हो गई है, वहीं रिटेल में इसके दाम एक बार फिर से आसमान छूने लगे। क्योंकि प्याज के सबसे बड़े उत्पादक महाराष्ट्र में बारिश के चलते फसल नष्ट हो गई, जिससे देश भर की मंडियों में प्याज महंगा हो गया। इंदौर में तो प्याज के दाम 100 रुपए किलो तक पहुंच गए। मैं जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, इस सब्जी मार्केट के अंदर
100 रुपए के रेट में ये प्याज बिक रहा है। इस शतक पर कोई भी ताली बजाता हुआ नजर नहीं आ रहा। पहले मैं दुकानदार से ही पूछूंगा, सर प्याज ने तो शतक लगा दिया आज इंदौर में। एक हफ्ता हो गया है, प्याज 100 रुपए किलो बिक रही है। अच्छा, तो क्या मंडी में क्या भाव चल रहा है? मंडी में बिक रही है 80, 85, 90 रुपए किलो पड़ रही है हमको यहाँ आके। सर हम भी 100 रुपए किलो बेच रहे हैं प्याज, 100 रुपए किलो बिक रही है प्याज। यही नहीं, भोपाल में तो प्याज सब्जी की दुकानों पर ऐसे सजा दिखा जैसे प्याज नहीं सेब हो। देखिए कैसे सेब की जैसे ऊंचाई पर प्याज एक के ऊपर एक रखा गया है, क्योंकि भोपाल में भी प्याज के रेट आसमान छू रहे हैं, जिससे प्याज को सेब समझकर सबसे ऊपर बिठा दिया गया। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, दिल्ली एनसीआर में भी प्याज ने सभी को रुला रखा है। सब्जी की दुकानों पर पिछले हफ्ते 60 से 70 रुपए किलो मिल रहा प्याज अब 80 से 90 रुपए जा पहुंचा है, तो कहीं कहीं प्याज ने शतक लगा दिया है। गुरुग्राम से लेकर दिल्ली तक प्याज करीब 100 रुपए किलो प्रति केजी के हिसाब से बिक रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्याज के दाम लगातार जिस तरह से बढ़ रहे हैं, उससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। यही नहीं, रसोई से और रेस्टोरेंट से प्याज गायब नजर आ रही है। फिलहाल प्याज की बात की जाए तो सबसे बड़ा कारण यहाँ यही बताया जाता है कि प्याज पीछे से ही महंगी आती है, और यही कारण है कि प्याज यहाँ आकर मंडी में जो बिकती है वो महंगी बिकती है। दिल्ली एनसीआर के अलावा यूपी में भी प्याज की कीमतों ने रसोई का बजट बिगाड़ रखा है। वहाँ भी महंगे प्याज से लोग परेशान हैं। दालबाग जो सब्जी मंडी है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरी मंडी सजी हुई है। आलू है, प्याज है, बाकी और सब्जियां हैं, लेकिन प्याज इतनी महंगी हो गई है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग परेशान है। उनकी किचन से प्याज एक गायब होती नजर आ रही है। हालांकि सरकार का दावा है कि अगले कुछ दिनों में प्याज के दाम में नरमी आएगी, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि आवक में देरी के कारण करीब 1 महीने तक प्याज के दाम में स्थिरता नहीं आने वाली, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ सकती है। हाँ जी, आपको महंगा मिल रहा है, 2400 रुपए मन मिल रहा है तो महंगा बेच रहे हैं। मंदा हो जाएगा तो मंदा बेचने लगेंगे। प्याज से पीछे से आने रही, सड़ा गला प्याज आ रहा है मंडी में। 10 ट्रक लगना है प्याज, यहाँ 1 ट्रक आता है, कहाँ से मिलेगा पब्लिक को? ऐसे में जब तक नया प्याज मंडियों तक नहीं पहुंचता, तब तक प्याज के दाम नहीं उतरेंगे। यानी साथ एक रुमाल रखिए और महंगे प्याज के आंसू रोइए और पोंछते रहिए। हालांकि कारोबारियों को उम्मीद थी कि अफगानिस्तान से प्याज की खेप आने से राहत मिलेगी, लेकिन अफगानिस्तान से आने वाले प्याज की क्वालिटी खराब होने के कारण व्यापारी इसे खरीदने से परहेज कर रहे हैं। यही वजह है कि कोलकाता में प्याज 100 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल के हल्दिया में एक दुकान में चोरी हुई, लेकिन कैश जस का तस रखा मिला, जबकि दुकान से 50,000 रुपए का लहसुन, अदरक और प्याज चोरी हो गया। वहीं पुणे की कई मंडियों में थोक रेट 70 रुपए से ऊपर चला गया, जबकि रिटेल कीमतें 110 रुपए किलो तक दर्ज की गई। इसके अलावा दिल्ली में सिर्फ राजस्थान के अलवर से ही प्याज दिल्ली पहुंच रहा है। अमूमन प्रतिदिन 4 से 5,000 टन प्याज दिल्ली में आता है, लेकिन इन दिनों 1500 से 2,000 टन प्याज ही आ पा रहा है। वहीं गुजरात की सूरत में भी अज्ञात चोरों ने प्याज की कई बोरियों पर हाथ साफ कर दिया है। हालांकि केंद्र सरकार ने 6090 टन प्याज आयात करने का फैसला किया है, लेकिन ट्रेडर्स को उम्मीद नहीं है कि इससे प्याज की कीमतों पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। इस बीच खाद्य आपूर्ति विभाग ने प्याज की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त दिशा निर्देश दिए हैं, लेकिन इसका असर होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि सरकार ने 30 सितंबर को प्याज पर स्टॉक लिमिट लगाई थी, जिसके अनुसार खुदरा कारोबारियों के लिए 100 क्विंटल और थोक कारोबारियों के लिए 500 क्विंटल प्याज रखने की अधिकतम सीमा तय की गई थी। इसकी समय सीमा 30 नवंबर को समाप्त हो रही है, लेकिन हालात देखकर इसे अब अगले आदेश तक जारी रखा गया है। और आंख कान खोल के मैं फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे बर्बर पिटाई पर घिरी नेहा कक्कड़ ने याद पिया के आने लगी गाने को रिक्रिएट किया है, जो लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। इस गाने के वीडियो में दिव्या खोसला कुमार भी नजर आ रही है। दिव्या ने इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। प्रियंका चोपड़ा ने निक को अपनी शादी की पहली एनिवर्सरी से पहले एक प्यारा सा गिफ्ट दिया। प्रियंका ने निक को एक जर्मन शेफर्ड डॉग गिफ्ट किया, जिसका नाम कीनो जोनस रखा गया। प्रियंका ने इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। विद्युत जामवाल ने इंस्टाग्राम पर अपनी फिल्म कमांडो 3 का एक एंट्री सीक्वेंस शेयर किया है। इस वीडियो में विद्युत स्कूल की लड़कियों को परेशान करने वाले कुछ पहलवानों से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं।
कार्तिक आर्यन ने अपनी फिल्म पति पत्नी और वो के गाने अखियों से गोली मारे के रीमेक पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें फराह खान उन्हें डांस सिखाती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के उपचुनाव में क्लीन स्वीप करते हुए टीएमसी ने तीनों सीटों पर जीत दर्ज कर ली। राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले आखिरी उपचुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए बड़ा झटका साबित हुए हैं। वहीं दूसरी ओर इस जीत से ममता बनर्जी सियासी तौर पर और मजबूत हो गई हैं। चुनाव के नतीजे आते ही टीएमसी समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि उपचुनाव में टीएमसी ने कलियागंज की सीट कांग्रेस से झटकी, जहां पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोश देखते रहे। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर अपनी खुशी का इजहार किया, लेकिन टीएमसी को बड़ी जीत खड़गपुर की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने खड़गपुर सीट खाली की थी, जिस पर टीएमसी के प्रदीप सरकार को जीत मिली है। कलियागंज सीट पर टीएमसी के तपन देव सिंघा ने जीत हासिल की है, तो करीमपुर सीट पर टीएमसी के ही बिमलेंदु सिन्हा रॉय ने बाजी मारी है। उपचुनाव में क्लीन स्वीप से लोकसभा चुनाव में मिली हार का दर्द कुछ कम हो गया और टीएमसी के नेताओं और मंत्रियों के चेहरे पर खुशी की चमक नजर आई। टीएमसी नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया। बांग्लार मानुषेर उपचुनाव में क्लीन स्वीप से लोकसभा चुनाव में मिली हार का दर्द कुछ कम हो गया और टीएमसी के नेताओं और मंत्रियों के चेहरे पर खुशी की चमक नजर आई। टीएमसी नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया। বাংলার মানুষের হৃদয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম লেখা আছে, সেই নাম মোছার ক্ষমতা দিলীপ ঘোষেরও নেই, অমিত শাহরও নেই, মোদীজিরও নেই। राज्य में ममता सरकार को हटाने का लगातार दावा करने वाली बीजेपी को उपचुनाव के नतीजे चौंका गए, खासकर इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी ने बीजेपी को उसी के गढ़ में पराजित कर दिया। टीएमसी का दावा है कि एनआरसी की वजह से बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। Number one, that the development that the Mamata Banerjee government has done is of course number one. The second thing is, I think people have realized now with the economic state of the country and with something like the NRC, where you have the Home Minister of the country coming out and saying that we're going to do this all over the country. Imagine the fear that has put in people. 2019 में ममता बोला है जब भारतीय जनता पार्टी 0 सीट मिलेगा जी, लेकिन उसका असेसमेंट गलत थे। उसके क्या हुआ, उसका सीट बढ़ गया है, आधा से आधा हो गया है भारतीय जनता पार्टी का। असेसमेंट टाइम टू टाइम गलत होता है। करीमपुर सीट बहुआ मोइत्रा के सांसद बनने के बाद खाली हुई थी, लेकिन खड़गपुर और कलियागंज सीट पर जीत विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी के लिए अच्छी खबर है। लोकसभा चुनाव में कई सीटें हारने के बाद ममता बनर्जी बैकफुट पर थी और बीजेपी लगातार उनको चुनौती दे रही थी, लेकिन उपचुनाव के नतीजों से तस्वीर बदल गई है और टीएमसी का ये जश्न भी इसीलिए है। गृहमंत्री अमित शाह ने झारखंड के चतरा में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने झारखंड कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हेमंत सोरेन पर जमकर हमला बोला। झारखंड के युवा जब अलग झारखंड के राज की मांग के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, हर रोज युवाओं की जान जाती थी, बलिदान होता था, सैकड़ों युवाओं ने बलिदान दिया। झारखंड की रचना के बीच में सबसे बड़ा रोड़ा अगर कोई था तो वो कांग्रेस पार्टी थी, जिसकी गोदी में बैठकर आज हेमंत सत्ता हथियाने आए। मैं आपको बताने आया हूं कि आप एक बार कमल फूल की सरकार बना दिए, भाजपा सरकार बना दीजिए। पहला काम ओबीसी समाज को, दलित और आदिवासी का आरक्षण कम करे बगैर ओबीसी समाज को आरक्षण बढ़े, इसकी व्यवस्था ये भारतीय सब जनता पार्टी की समझ। हमारे देश में माना जाता है कि शादी का बंधन नसीब का खेल है और रिश्ते ऊपर से बनकर आते हैं, लेकिन इंडोनेशिया सरकार के नए आदेश के मुताबिक शादी योग्य और शादी के इच्छुक हर लड़के और लड़की को एक कोर्स कराया जाएगा, जिसमें दाम्पत्य जीवन, घर परिवार की देखभाल और बच्चों की परवरिश की ट्रेनिंग दी जाएगी। कोर्स पूरा होने के बाद इनका टेस्ट लिया जाएगा और जो युवा इस टेस्ट में फेल हुआ उससे शादी का अधिकार छीन लिया जाएगा। ये खबर इंडोनेशिया के न्यूज़पेपर जकार्ता पोस्ट में प्रकाशित हुई है। कहा जा रहा है कि दाम्पत्य जीवन से जुड़े इस कोर्स की शुरुआत सरकार नए साल से शुरू करेगी, यानी साल 2020 से इंडोनेशिया में गृहस्थ जीवन शुरू करने के इच्छुक हर युवा को ये प्री वेडिंग कोर्स करना होगा। खास बात यह है कि सरकार की तरफ से कराया जाने वाला ये 3 महीने का कोर्स पूरी तरह से फ्री होगा
हालांकि इंडोनेशिया सरकार के सामने इस कोर्स को लागू करने की चुनौतियां कम नहीं हैं। कई लोग वहां इस नियम का विरोध करने लगे। गुवाहाटी में एनआरसी के मुद्दे पर कांग्रेस ने हंगामा किया। गुवाहाटी में एनआरसी के मुद्दे पर विरोध जताते हुए कांग्रेस नेता असम विधानसभा से बाहर निकल गए। विधानसभा के बाहर नेताओं ने धरना दिया और जमकर नारेबाजी की। बिहार के पटना में विधानसभा के बाहर आरजेडी नेताओं ने महंगाई, बेरोजगारी और खराब कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मुंबई में शिवसेना भवन के पास शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तस्वीर वाले पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में बाल ठाकरे, शरद पवार और जॉर्ज फर्नांडिस की एक पुरानी तस्वीर भी है। पंजाब में मुक्तसर जिले के मलोट थाना इलाके में एक सड़क हादसे में 3 जवानों की मौत हो गई, जबकि 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। मध्य प्रदेश के चिरायू मेडिकल कॉलेज में एक प्रोफेसर के साथ बदसलूकी के मामले में आरोपी छात्र और उसके पिता के खिलाफ छात्रों ने धरना दिया और नारेबाजी की। मुंबई में उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण समारोह के लिए मशहूर बॉलीवुड आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई ने शानदार मंच तैयार किया। मंच को उस अंदाज में बनाया गया है जिस अंदाज में छत्रपति शिवाजी महाराज ने शपथ ली थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मथुरा के वृंदावन में रामकृष्ण मिशन की कैंसर यूनिट का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। लखनऊ नगर निगम में कई महीनों से वेतन नहीं मिलने से नाराज सफाई कर्मचारियों ने हंगामा कर दिया। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक युवक ने हथियार के साथ अपना और एक बच्चे का फोटो पोस्ट कर दिया। इस मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। खेतरा थाने के अंतर्गत है और वहां के सीओ और थानाध्यक्ष को इस बात के लिए निर्देशित किया गया है कि इसका पता लगाएं कि ये कौन व्यक्ति है और उसके ऊपर कार्रवाई करें। मध्य प्रदेश के भोपाल में भारत पेट्रोलियम के कर्मचारियों ने 1 दिन की हड़ताल की और निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के भोपाल में घूस लेने वाले एक रेलवे पुलिसकर्मी को रेल आईजी ने सस्पेंड कर दिया। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के मुरादनगर में जमकर ओले गिरे। ओले गिरने के बाद इलाके में ठंड बढ़ गई। उत्तराखंड की औली में जमकर बर्फबारी के बाद नजारा बदल गया, जिसका सैलानियों ने जमकर लुत्फ उठाया और सेल्फी भी ली। बुधवार की तरह ही गुरुवार को भी शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 109 अंकों की बढ़त के साथ 41,130 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 50 अंकों की उछाल के साथ 12,151 अंक पर कारोबार कर रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस का मानवीय चेहरा एक बार फिर से सामने आया। मुरादाबाद के एक होटल में एक पुलिस वाला कुछ ग्राहकों पर लाठियां बरसाता हुआ दिखा और पुलिसकर्मी की दबंगई की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें साफ दिखा कि एक पुलिस वाले ने कई ग्राहकों को लाठी से पीटा। उसके सामने जो भी आया उसकी पिटाई कर दी गई। इस पुलिसकर्मी की कहर से कोई भी नहीं बच पाया। एक शख्स जब दरवाजे के भीतर पहुंचा तो उसे भी इस पुलिसकर्मी ने पीट डाला। इस बीच वहां मौजूद लोग इस पिटाई से सहम गए और अपने बचाव में कुछ नहीं कर पाए। इस पुलिसकर्मी के साथ एक होमगार्ड का जवान भी था जो चुपचाप उसके साथ खड़ा हुआ था। होटल मालिक ने आला अधिकारियों से इस मामले में शिकायत की, जिसके बाद अधिकारी ने जांच का भरोसा दिया। सिपाही द्वारा बल का प्रयोग किया गया है, तो इस पूरे विषय पे पूरे अच्छे से जांच होगी और इसमें पूछा जाएगा कि बल का प्रयोग उनके द्वारा क्यों किया गया। और उनके साथ में एक होमगार्ड भी है। जो सिपाही हैं उनका नाम है योगेश कुमार और जो साथ में होमगार्ड हैं उनका नाम है अजीत सिंह। तो इन दोनों का पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा, लेकिन इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई जरूर करी जाएगी। सिपाही की इस करतूत का वीडियो सामने आने के बाद भले ही अधिकारी जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रहे हैं, लेकिन सवाल अपनी जगह कायम है कि आखिर यूपी पुलिस कब तक अपनी वर्दी का रौब झाड़ती रहेगी। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर के नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहने पर आज कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने संसद में सरकार को घेर लिया। प्रज्ञा ठाकुर के विवादित बयान की वजह से बीजेपी बैकफुट पर है। डैमेज कंट्रोल करते हुए उनके खिलाफ सख्त कदम भी उठाए गए। लेकिन लोकसभा में विपक्ष के सवालों का जवाब सरकार से देते नहीं बना। सदन में विपक्ष ने प्रज्ञा ठाकुर के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा किया। ये सदन के अंदर हमारे महात्मा गांधी जी जो राष्ट्रपिता की जो हत्याकारी है, वो हत्याकारी को देशभक्त कहलाता है। ये सदन का चुप रहेगा, ये सरकार का चुप रहेगा। ये सरकार को खुलकर कहना चाहिए ये नाथूराम गोडसेपंथी है, ये गांधी
सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि दूसरी विपक्षी पार्टियों ने भी इस मुद्दे पर हंगामा किया। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी प्रज्ञा ठाकुर के बयान के खिलाफ सरकार पर हमलावर दिखे। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी की विचारधारा पर सवाल उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा। आप इंदिरा गांधी को हड़पना चाहते, जवाहरलाल नेहरू को हड़पना चाहते, अभी महात्मा गांधी को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। सारे दुनिया इनका निंदा करते, सारे हिंदुस्तान इनका निंदा करते। प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर विपक्ष ने सदन में बहस की मांग की, लेकिन स्पीकर ने साफ किया कि उनका बयान रिकॉर्ड से हटाया जा चुका है, लिहाजा बहस की गुंजाइश नहीं है। आप पहले सदन में रिकॉर्ड को देखते, जो माननीय सांसद ने बोली वो रिकॉर्ड से हटा दिया गया। वहीं रक्षा मंत्री ने बीजेपी की ओर से इस मामले में सफाई दी। अध्यक्ष महोदय, नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहे जाने की बात तो दूर, मैं समझता हूं कि यदि देशभक्त मानने की किसी की सोच है, हम इस सोच को ही पूरी तरह से हमारी पार्टी खंडन करती है। चाहे कोई किसी भी दल का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी मजहब का हो, महात्मा गांधी को सभी अपना आदर्श मानते हैं और उन्हें अपना एक प्रेरणा स्रोत मानते हैं। रक्षा मंत्री के बयान के बावजूद सदन में हंगामा होता रहा और संसद से बाहर भी प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर सियासी पारा चढ़ा रहा। बुधवार को संसद में एसपीजी सुरक्षा पर बहस के दौरान जब महात्मा गांधी की हत्या और नाथूराम गोडसे का जिक्र आया तो प्रज्ञा ठाकुर ने विरोध करते हुए नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया। इससे पहले भी प्रज्ञा ठाकुर नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताकर बीजेपी की फजीहत करा चुकी है। इसलिए जब नाथूराम गोडसे पर उनका बयान दूसरी बार आया तो विपक्ष ने बीजेपी पर चौतरफा हमला बोल दिया। कांग्रेस नेता तहसीन पूनावाला संसद के पास विजय चौक पर इसके खिलाफ धरना देने गए तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद। दिल्ली पुलिस दिल्ली पुलिस तहसीन पूनावाला को पकड़कर ले जा रही है, बस में ले जाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि ये जगह प्रदर्शन करने के लिए नहीं है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से तहसीन पूनावाला को पुलिस बस में भरकर ले जा रही है। तहसीन पूनावाला यहाँ पर आए थे प्रदर्शन करने के लिए साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ, जिन्होंने संसद में कुछ ऐसा बयान दिया था जिस पर काफी बवाल मचा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने संसद के पास धरना तो रोक दिया, लेकिन सियासी गलियारे में प्रज्ञा ठाकुर का मामला गर्म होता गया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि आतंकी प्रज्ञा आतंकी गोडसे को देशभक्त कहती है। भारतीय संसद के इतिहास का एक खराब दिन। वो उनकी आत्मा है, वो कहीं ना कहीं से निकलेगी। वो उनकी आत्मा है, उसको वो गांधी जी की जितनी भी पूजा करें, वो आत्मा उनकी वो है। महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताए जाने पर ओवैसी भी कांग्रेस और विपक्ष के साथ सरकार पर हमलावर दिखे। अब एक वक्त ऐसा आएगा हिंदुस्तान की संसद में अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो फिर गोडसे की फोटो लगाना पड़ेगा सेंट्रल हॉल में। ओवैसी ने लोकसभा में प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ स्पीकर को प्रिविलेज मोशन दिया है। रिकॉर्ड से उनका बयान हटाए जाने के बावजूद ओवैसी ने इस पर बीजेपी से जवाब देने की मांग की है कि आजम खान के इशू में तो पूरा हाउस एक हो गया था। स्पीकर के ऊपर उन्होंने कुछ कहा, यहाँ पर तो गांधी के कातिल को देशभक्त कह रहे हैं, तो फिर बीजेपी का कहाँ गया नेशनलिज्म, कहाँ गई बीजेपी की देशभक्ति? बीजेपी की सफाई के बावजूद प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर विपक्ष हमलावर दिखा। कांग्रेस ने प्रज्ञा ठाकुर से सदन में आकर माफी मांगने को कहा तो वहीं बीजेपी को इस मामले में जवाब देने के लिए लोहे के चने चबाने पड़े। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने संसद में बयान दिया है, वह अति निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के विचार को कभी सपोर्ट नहीं करती है और हम लोग उसकी निंदा करते हैं। लेकिन इसके बावजूद संसद और सियासी गलियारे में प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर हंगामा जारी रहा और डैमेज कंट्रोल करने के लिए बीजेपी को प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ सख्ती दिखानी पड़ी। दिलचस्प बात यह है कि बयान पर गिरने के बाद प्रज्ञा ठाकुर अपने बयान से बदल भी गई। दावा किया कि उनके बयान को गलत समझा गया है, लेकिन बीजेपी को इसलिए कदम उठाना पड़ा क्योंकि साध्वी प्रज्ञा पहले भी ऐसा बयान दे चुकी है और लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया था, जिसके बाद खुद पीएम मोदी की कड़ी प्रतिक्रिया आई थी। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेबान में झांक के देखें। अब की चुनाव में ऐसे लोगों को जवाब दे दिया जाएगा। उन्होंने माफी मांग ली, अलग बात, लेकिन मैं अपने मन से माफ नहीं करता, मन से माफ नहीं करता। इस बयान के बावजूद सांसद प्रज्ञा ठाकुर पर बीजेपी मेहरबान रही।
कुछ दिन पहले ही प्रज्ञा ठाकुर को रक्षा मंत्रालय की सलाहकार समिति का सदस्य बनाया गया था। हालांकि संसदीय समिति में रखने पर विपक्ष ने ऐतराज जताया था, लेकिन तब बीजेपी ने उसको गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन प्रज्ञा ठाकुर ने जब सदन में गोडसे की तरफदारी की तो खुद बीजेपी घिर गई, क्योंकि सवाल अब सीधे पीएम मोदी की साख पर था और इसीलिए पार्टी ने सख्त कदम उठाया। वो कंसल्टेटिव कमेटी ऑन डिफेंस के सदस्य हैं। मैंने प्रहलाद जी से कहा है और उसको इमीडिएट इफेक्ट से उनको समिति से बाहर किया जाता है, उनको समिति के सदस्य नहीं रहने दिया जाएगा, यही मैं कहना चाहता हूं। साथ ही साथ इस सत्र में जो हमारी संसदीय पार्टी की बैठक होती है उसमें भी उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। वो इस सत्र के में कोई भी जो सेशन चलेगा उसमें वो पार्टिसिपेट, यानी जो पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होगी उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। और यह हिदायत दी जाती है कि आगे को व्यवहार की दृष्टि से और विचार की दृष्टि से उनको इस बात को समझना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को ही आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। लेकिन प्रज्ञा ठाकुर पर बीजेपी की ये कार्रवाई विपक्ष को चेहरा बचाने की कवायद पर नजर आई। ये तो सिर्फ दिखाने के लिए है ना, ये तो पहली मर्तबा नहीं कहा, बार बार कह रहे हैं। लेकिन प्रज्ञा ठाकुर को भी ये बात समझ में आ गई कि गोडसे की भक्ति उन पर भारी पड़ने वाली है, लिहाजा ट्वीट करके दावा किया कि उनकी बात को गलत समझा गया। उन्होंने लिखा, कभी कभी झूठ का बवंडर इतना गहरा होता है कि दिन में भी रात लगने लगती है, किंतु सूर्य अपना प्रकाश नहीं खोता। पल भर के बवंडर में लोग भ्रमित न हो, सूर्य का प्रकाश स्थायी है। सत्य यही है कि कल मैंने उधम सिंह जी का अपमान नहीं सहा, बस। भले ही प्रज्ञा ठाकुर दलील दे रही है कि उनका बयान नाथूराम गोडसे पर नहीं बल्कि उधम सिंह पर था, लेकिन खुद बीजेपी उनका बचाव करने की हालत में नहीं है, क्योंकि बात प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम बनने के बाद उद्धव ठाकरे काम में जुट गए हैं और कैबिनेट की पहली मीटिंग बस अब से कुछ देर में शुरू होने वाली है। कैबिनेट की पहली मीटिंग में जो हालत में नहीं है, क्योंकि बात प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम बनने के बाद उद्धव ठाकरे काम में जुट गए हैं और कैबिनेट की पहली मीटिंग बस अब से कुछ देर में शुरू होने वाली है। कैबिनेट की पहली मीटिंग में जो मंत्री जिन्होंने आज शपथ ली है वो पहुंचेंगे। कहा जा रहा है कि पहली मीटिंग में ही उद्धव ठाकरे कई अहम फैसले ले सकते हैं। सह्याद्री भवन में ये कैबिनेट मीटिंग होने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और शपथ लेने के बाद अब वो अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग करने जा रहे हैं, जो अब से कुछ देर में शुरू होने वाली है। इस कैबिनेट मीटिंग में उद्धव ठाकरे मौजूद होंगे और वो 6 विधायक जो कि आज मंत्री बने हैं, जिन्होंने उद्धव के साथ मंत्री पद की शपथ ली है, ये सभी सदस्य इस कैबिनेट की मीटिंग में मौजूद रहेंगे। और ये माना जा रहा है कि आज की ही इस कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं, जो कि अब से कुछ देर में सह्याद्री भवन में शुरू होने जा रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बनने के बाद, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उद्धव ठाकरे सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे थे और अब खबर ये आ रही है कि अब से कुछ देर में उद्धव ठाकरे अपने कैबिनेट की पहली मीटिंग कर सकते हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जो वादा किया था, इस बात की पूरी उम्मीद है कि उस पर मुहर इस कैबिनेट मीटिंग में लगाई जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र की कमान संभालने वाले उद्धव ठाकरे को शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट किया कि महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ लेने पर उद्धव ठाकरे जी को बधाई। मुझे यकीन है कि वो महाराष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए लगन से काम करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी उद्धव ठाकरे को ट्वीट करके शुभकामनाएं दी। चर्चा थी कि केजरीवाल भी समारोह में शिरकत करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने बधाई दी है और लिखा है कि महाराष्ट्र के सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण करने के लिए उद्धव ठाकरे जी को बधाई और शुभकामनाएं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लौट रहे फौरन वापस। स्कूलों की प्रारंभिक कक्षाओं में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में दाखिले के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी दाखिले की प्रक्रिया 28 नवंबर यानी गुरुवार से शुरू हो गई। नर्सरी में दाखिले के लिए फॉर्म 29 नवंबर से मिलेंगे। सभी स्कूलों की वेबसाइट पर इससे संबंधित नियम और अंक डाल दिए गए हैं। इसी के आधार पर पता चलेगा कि किस स्कूल में दाखिले की कितनी संभावनाएं हैं। हर स्कूल के लिए अलग अलग फॉर्म भरने होंगे। चुने गए बच्चों की पहली लिस्ट 24 जनवरी 2020 को जारी की जाएगी। दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 25 रुपए तय की गई है। अभिभावक चाहें तो स्कूल का प्रोस्पेक्टस भी खरीद सकते हैं। सभी स्कूलों में 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर और विकलांग बच्चों के लिए आरक्षित की गई हैं। और हर पिछले साल की तरह सब कुछ वैसा ही सिस्टम है।
इसमें टाइम ड्यूरेशन काफी अच्छा दिया गया है, पूरा 1 महीना है और उसके बाद इनके पॉइंट्स को अपलोड किया जाएगा और उसके बाद इसकी लिस्ट निकाल 17 जनवरी तक इसको 2020 तक अपलोड किया जाएगा और फिर इसकी पहली लिस्ट 24 जनवरी को निकाली जाएगी। असम के गुवाहाटी में जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। आए दिन जंगली हाथी रिहायशी इलाके में घुस जाते हैं और जान माल का भारी नुकसान कर देते हैं। ताजा मामला गुवाहाटी के आर्मी कैंप इलाके का है, जहां एक जंगली हाथी आर्मी कैंप में घुस गया और उसने वहां पर जमकर उत्पात मचाया। हाथी के देखते ही लोग इधर उधर भागने लगे। इस दौरान हाथी कैटरिंग एरिया में पहुंच गया और वहां पर टेबल कुर्सियां तोड़ दी। राज्य के कई इलाकों में हाथियों का उत्पात जारी है, जिसको लेकर प्रशासन ने स्थानीय लोगों की मदद से हाथी का उपद्रव रोकने के लिए कई कदम भी उठाए हैं, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। और अब चलते चलते आज का गीत। आज अभिनेत्री यामी गौतम का जन्मदिन है। साल 2015 में आई उनकी फिल्म बदलापुर के इस खूबसूरत गीत के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। नमस्कार।